चलिए दोस्तों, तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के वीडियो में हम जानेंगे जो क्विक फैक्ट्स हैं वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी के बारे में उनको, और इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनके नाम हम पढ़ेंगे, उनको देखेंगे, क्योंकि उनसे अक्सर क्वेश्चंस जो आते हैं टीजीटी में पूछ लिया जाता है कौन सा वर्क वर्ड्सवर्थ का है, कौन सा नहीं है, और कुछ अदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके जीवन के बारे में, इनके वर्क से रिलेटेड जो जानकारी है वो मैं आपको उसमें दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। क्विक फैक्ट में दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले बर्थडे। तो 7 अप्रैल 1770 में इनका जन्म हुआ है, आप सभी ने याद कर लिया होगा। नेशनलिटी की बात करें तो ब्रिटिश मूल के हैं, ये इंग्लैंड के निवासी हैं। डाइड एट द एज ऑफ 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई है। बॉर्न इन बर्थ प्लेस की बात करें तो दोस्तों कुकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड इनका बर्थ प्लेस है। फेमस एज इनको एज ए लेक पोएट और यूं कहिए कि रोमांटिक पोएट के रूप में जाना जाता है। इनके पिता का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ, मदर का नाम एन कुकसन। और यदि दोस्तों ब्रदर्स और सिस्टर्स की बात करें तो आपको बता दें इनके 3 भाई थे, रिचर्ड, जॉन और क्रिस्टोफर। आपको बता दूं एक वर्क है क्रिस्टोफर ने उसको लिखा है इनकी मृत्यु के पश्चात, जिसमें मेमोर्स ऑफ द वर्ड्सवर्थ के नाम से वो वर्क है, तो कई बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद बात करें तो एक सिस्टर भी है इनकी, डोरोथी। ये डोरोथी मैंने आपको उनके बारे में बताया था कि डोरोथी जो है इनके जीवन काल में सारे समय इनके साथ रही हैं। स्पाउस की बात करें तो इनका जो विवाह है वो मैरी हचिंसन से 1802 में इन्होंने विवाह कर लिया, लव अफेयर के बाद एनेटे वेलन के साथ। एनेटे वेलन के साथ इनकी मैरिज नहीं हो पाई, लेकिन मैरी हचिंसन से जो इनकी क्या कहते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा की इनकी साथी थी, तब से बचपन से इनकी फ्रेंडशिप थी और बाद में इन्होंने 1802 में इनसे विवाह कर लिया। चिल्ड्रन की बात करें तो कैथरीन वर्ड्सवर्थ, डोरा वर्ड्सवर्थ और जॉन वर्ड्सवर्थ। इनके बच्चों के नाम मैंने आपको बता दिए, कैथरीन, डोरा, जॉन वर्ड्सवर्थ, थॉमस और विलियम। तो ये इनके बच्चों के नाम हैं दोस्तों, आपको याद रखने चाहिए, कई बार पूछ लिया जाता है। डाइड ऑन 23 अप्रैल 1850 में इनकी मृत्यु हो गई है। एक बार से मैं ये नाम जो है वो फिर से रिवाइज कर देता हूं। कैथरीन वर्ड्सवर्थ, डोरा, जॉन, थॉमस और विलियम, ये इनके बच्चों के नाम हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों प्लेस ऑफ डेथ। तो मैंने आपको बताया था रिडल माउंट में इनकी डेथ हुई है, रिडल माउंट, कम्बरलैंड, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों साइट ऑफ ग्रेव, इनको दफनाया कहा गया है, तो एसटी ओसवाल्ड चर्च यार्ड, एसटी ओसवाल्ड चर्च की मैंने बात की थी, ग्रासमेयर, कम्बरलैंड में। उसके बाद एजुकेशन है इनकी, एजुकेशन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, कहां पर इनकी एजुकेशन हुई है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल, एसटी जोन्स कॉलेज, कैम्ब्रिज। तो आपको 2 नाम विशेष रूप से याद रखने हैं, हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल और एसटी जोन्स कॉलेज, कैम्ब्रिज। तो दोस्तों ये थे इनके बारे में क्विक फैक्ट्स। अब हम आगे चलते हैं और इनके जो वर्क्स हैं उनसे रिलेटेड हम आगे की जो चीजें हैं उनको हम समझते हैं। बहुत सारे फैक्ट्स हैं दोस्तों, सम मोर टू नो, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें यहां से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा टीजीटी में, आप अच्छे से समझिएगा, थोड़ा टाइम लेकर के मैं उसको आपको समझाऊंगा, और फैक्ट्स भी आप अपने नोट करते रहिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले पॉइंट की अगर दोस्तों हम बात करें तो दीज पोएम्स अपीयर्ड इन 1798। कुछ कविताएं दोस्तों उनकी पब्लिश हुई हैं 1798 में, इन ए स्लिम एनोनिमसली। दोस्तों यहां पर ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, जो 1798 का इनका लिरिकल बैलाड्स वाला पब्लिकेशन है वो एनोनिमसली पब्लिश कराया गया और उसकी ऑथरशिप पे बड़ा विवाद रहा है, जिसको हम लिरिकल बैलाड्स के रूप में जानते हैं। तो ये जो कविताएं हैं इनकी कुल मिलाकर के इसको जो जाना जाता है वो लिरिकल बैलाड के रूप में जाना जाता है। तो अभी हम बात कर रहे थे दोस्तों लिरिकल बैलाड्स की। तो लिरिकल बैलाड का जो पब्लिकेशन है दोस्तों वो आपको जरूर याद रखना है कि 1798 में, और ये एनोनिमसली
पब्लिश हुआ है, बिना नाम के पब्लिश हुआ शुरुआत में, और बड़ा विवाद रहा इसके बारे में। कुछ क्रिटिक्स कुछ कहते हैं, कुछ क्रिटिक्स कुछ कहते हैं, लेकिन फिर भी आज हम लिरिकल बैलाड्स को वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के नाम से जानते हैं। विच ओपन कॉलरिज लॉन्ग पोएम। लिरिकल बैलाड्स की बात करें तो उसमें टोटल मिलाकर के दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 पोएम्स हैं दोस्तों इसमें, 23 बैलेट्स आप कह सकते हैं, 23 पोएम्स हैं इसमें। सारे तो बैलेट्स नहीं है, लेकिन इसको बैलाड्स के रूप में ही परिभाषित किया गया है, लिरिकल बैलाड्स इसका नाम दिया गया है। तो ये ओपन होता है दोस्तों द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से। ये कॉलरिज की पोएम है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लिरिकल बैलाड्स की फर्स्ट पोएम कौन सी है, तो आप कहेंगे कि कॉलरिज की द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। और दूसरी बात करें तो दोस्तों, इट क्लोज्ड विद वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे। जो उसकी 23rd नंबर की पोएम है दोस्तों, वो है टिंटन एबे, जो वर्ड्सवर्थ की कविता है। तो लिरिकल बैलाड्स हैज 23 पोएम्स। दिस बैलाड्स ओपन्स फ्रॉम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एंड एंड्स विद टिंटन एबे बाय वर्ड्सवर्थ। 23 पोएम्स में से दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 4 पोएम्स जो हैं वो कॉलरिज की हैं, और जो बाकी बची पोएम है दोस्तों, यानी 19 पोएम्स, वो वर्ड्सवर्थ की हैं। तो ये भी आप विभाजन इनका जरूर याद रखिएगा, और मैं आगे जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी पोएम्स इनकी हैं। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि पहली पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है, और लास्ट पोएम टिंटन एबे है। टोटल पोएम 23 है। लिरिकल बैलाड्स इसका नाम दिया गया, 1798 में यह प्रकाशित हुआ है। सेकंड फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको बता दूं, इस पॉइंट पे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सेकंड पे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसको भी समझिए। द बॉर्डर्स, ये इनका एक वर्क है जिसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको बताते हैं इसके बारे में। बिटवीन 1795-1797 वर्ड्सवर्थ रोट हिज ओनली प्ले, यानी कि केवल एकमात्र प्ले है ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा जो लिखा गया, जिसका नाम है द बॉर्डर्स, ए ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी। दोस्तों ये फैक्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप तुरंत ही याद कर लें, नहीं तो आपका नंबर तो समझ लीजिए कट जाएगा। द बॉर्डर्स जो है ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी है दोस्तों। आपसे पूछा जाएगा, पहले तो दो बातें आपको बता दूं, बॉर्डर्स इज अ प्ले एंड फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज ए ट्रेजेडी। ट्रेजेडी है, जेनर आपको पता लग गया। अब स्टाइल की बात कर लें तो स्टाइल है दोस्तों ब्लैंक वर्स। ये जो लिखा गया है ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, तो आप इसको पूरा याद कर सकते हैं, ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी। द बॉर्डर्स इज ए ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी। अब बात आती है कि इसमें है क्या दोस्तों, तो एक्सप्लोरिंग द साइकोलॉजी ऑफ गिल्ट। इसमें पश्चाताप को दर्शाया गया है, जो एक मनुष्य की क्या कहते हैं कि कुछ गलत कार्य करने के बाद जो एक सोच होती है, उसकी साइकोलॉजी होती है, उसको उसमें दर्शाया गया है। और आगे बात करें तो सेट ड्यूरिंग द रेन, इसमें किस समय को दर्शाया गया, तो इसमें किंग हेनरी III का जो समय है दोस्तों इंग्लैंड का, उसको दर्शाया गया है। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। फैक्ट्स बड़े निकाल करके मैंने इनको आपके लिए यहाँ पर लिखा है, और मैं हमेशा ही कहता हूं कि अपने जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं केवल इसलिए कि आप कामयाब हों। मेरा ड्रीम है आपकी कामयाबी। मेरा ड्रीम अपने आप को प्रसिद्ध करना नहीं है, केवल आप लोगों के लिए आप करें, और प्लीज आप मेहनत करें, मेरा जो सपना है उसको आप साकार करें, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो इसमें जो बॉर्डर्स में एक बात आपको याद रखनी है कि इट इज ए ट्रेजेडी। पूछा जाए तो आप कहेंगे ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी। दूसरी बात इसमें क्या है, गिल्ट, साइकोलॉजी ऑफ गिल्ट है इसमें। आगे इसकी सेटिंग जो है वो किस समय को दर्शाती है, तो किंग हेनरी III का जो इंग्लैंड का समय है उसको इसमें दर्शाया गया है। When Englishmen in the north country came into conflict with Scottish border, यहां पर जो लड़ाई हुई थी स्कॉटिश बॉर्डर पर, उसको इसमें दर्शाया गया है।
he attempted to get the play staged. एक important fact ये भी है दोस्तों उसके बारे में कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको स्टेज पर जो शो होता है वो कराने का इसका प्रयास किया 1797 में दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 1797 में, बट इट वॉज रिजेक्टेड बाय थॉमस हैरिस। थॉमस हैरिस के द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब थॉमस हैरिस कौन है उनको समझिए। द मैनेजर ऑफ द कोवेंट गार्डन थिएटर, जिस थिएटर में इसको पब्लिश कराने का यानी कि स्टेज कराने का विलियम वर्ड्सवर्थ ने सोचा, उसके जो मैनेजर हैं उन्होंने, थॉमस हैरिस ने इसको रिजेक्ट कर दिया उस समय की जो स्थिति थी उसको देखते हुए। और क्या उन्होंने सजेस्ट किया होगा तो देखिए, हु प्रोक्लेम्ड इट इम्पॉसिबल दैट द प्ले शुड सक्सीड इन द रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने कहा कि ये जो प्ले है ना ये रिप्रेजेंटेशन में सफल नहीं हो पाएगा। इस आधार पर थॉमस हैरिस ने इस प्ले को रिजेक्ट कर दिया। और इसके बाद होता क्या है दोस्तों, जब कोई राइटर अपना वर्क लिखता है और उसको पब्लिश कराने में या स्टेज कराने में निराशा हाथ लगे तो वो नेगेटिव पॉइंट उसके माइंड में आता है। तो यहां पर थोड़ी आगे बात करेंगे। द रिबफ वॉज नॉट रिसीव्ड लाइटली, जो भी बात थी उसको हल्के में नहीं लिया गया। किसके द्वारा? वर्ड्सवर्थ के द्वारा। एंड द प्ले वॉज नॉट पब्लिश्ड, और ये जो प्ले है ये पब्लिश नहीं हो पाया। कब तक? अंटिल 1842, 1842 तक। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों किसके बारे में? द बॉर्डरर्स के बारे में, जो इनकी एक ट्रेजेडी है और ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी है। आगे बात कर लें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। तो यहां इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जरूर याद रखिए, 1842 में ये पब्लिश हुआ है। इसको थॉमस हैरिस ने मना कर दिया था स्टेज करने से। और इसमें जो समय है वो किंग हेनरी III का इंग्लैंड का समय दिखाया गया, जिसमें स्कॉटिश आर्मी जो है अटैक करती है बॉर्डर पर लड़ाई। और दूसरी बात, इसमें जो है साइकोलॉजी ऑफ गिल्ट को दर्शाया गया है। 1795 से 1797 के दौरान इसको लिखा गया। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर दोस्तों। वर्ड्सवर्थ बिगन राइटिंग द ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। वर्ड्सवर्थ ने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफिकल जो पोएम है उसको लिखना प्रारंभ किया। दैट वुड एब्जॉर्ब हिम इंटरमिटेंटली, जो उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में चीजों को बताएगी फॉर द नेक्स्ट 40 ईयर्स का, एंड विच वॉज इवेंचुअली पब्लिश्ड इन 1850। तो वास्तव में अगर कहें कि पब्लिश कब हुआ तो दोस्तों वो 1850 में पब्लिश हुआ है। और नाम है अंडर द टाइटल क्या था दोस्तों? द प्रील्यूड। तो यहां पर थोड़ी सी एक बात आपको समझनी होगी। द प्रील्यूड पब्लिश्ड इन 1850 में। और इसका जो सब टाइटल है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछ लिया गया है, ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड। क्या नाम दिया गया है इसको? ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड। यहां पर थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन इसका जरूर आपको बताऊंगा। एक्चुअल में है क्या प्रील्यूड? प्रील्यूड वर्ड्सवर्थ का जो डेवलपमेंट है, चाइल्डहुड है, स्कूल एज है, कॉलेज एज है, उसको इसमें दर्शाया गया। इट इज रिटन इन 14 बुक्स। इसमें टोटल 14 बुक्स का कलेक्शन है। ये 14 बुक्स में इसको पब्लिश करा गया है। और चूंकि इसमें खुद विलियम वर्ड्सवर्थ का जो मेंटल डेवलपमेंट है उसको शो किया गया है, इसीलिए इसका जो सबटाइटल है दोस्तों वो दिया गया है ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड। तो आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई इसमें है क्या या सबटाइटल क्या है, तो आपको याद रखना ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड द प्रील्यूड। इट इज द ऑटोबायोग्राफिकल वर्क दैट टेल्स अबाउट द एजुकेशन और प्राइमरी एज ऑफ द विलियम वर्ड्सवर्थ। 1850 याद रखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों ये हमें निश्चित रूप से याद करने चाहिए और इन्हीं से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। द रेक्ल्यूस। अब दोस्तों बात करते हैं रेक्ल्यूस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये द रेक्ल्यूस। आपको मालूम होगा मीनिंग होता है सन्यासी, एक सन्यासी रेक्ल्यूस। itself was never completed। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि which is the unfinished work of William Wordsworth, तो आप कहेंगे रेक्ल्यूस।
रेक्लूस जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का अनफिनिश्ड वर्क है जो कभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। एंड ओनली वन ऑफ इट्स 3 प्रोजेक्टेड पार्ट्स। दोस्तों जो रेक्लूस है उसके अंदर 1, 2 और 3 पार्ट्स इसमें है, यानी आप कहिए कि 3 बुक्स को इंक्लूड करके 3 पार्ट्स को इसके 3 पार्ट बनाए गए, जिसमें से क्या कह रहे हैं वो, ओनली वन ऑफ इट्स 3 प्रोजेक्टेड पार्ट्स वाज एक्चुअली रिटन। इसका जो केवल पहला पार्ट था दोस्तों वही कंप्लीट हुआ, उसके बाद कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ। दिस वाज पब्लिश्ड इन 1814। यह पब्लिश कब हुआ? जो इसका पहला पार्ट था 1814 में। एज द एक्सकर्सन, तो नाम क्या है इसके फर्स्ट पार्ट का? द एक्सकर्सन। 1814 में ये पब्लिश हुआ। एंड कंसिस्टेड ऑफ 9 लॉन्ग मोनोलॉग्स, फिलोसॉफिकल मोनोलॉग्स। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको आराम से थोड़ा टाइम लेके मैं समझा देता हूं। देखिए द एक्सकर्सन की बात करें तो इट पब्लिश्ड इन 1814। 1814 में ये पब्लिश हुआ है। कुल कितनी बुक्स इसमें है दोस्तों? आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि 9 बुक्स। द एक्सकर्सन हैज 9 बुक्स। और अगर प्रील्यूड की बात करें तो दोस्तों प्रील्यूड में कितनी बुक्स हैं? 14 बुक्स हैं। 1814 में ये पब्लिश हुआ है एक्सकर्सन, एंड इट इज द पार्ट ऑफ द लॉन्ग वर्क द रेक्लूस। आपसे पूछा जाए कि किसका पार्ट है ये, तो ये जो उनका एक प्रोजेक्टेड वर्क था द रेक्लूस, द लॉन्गेस्ट वर्क आप कह सकते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का, उसका ये एक पार्ट है। तो 9 लॉन्ग फिलोसॉफिकल मोनोलॉग्स। अब यहां पर यह भी आपको समझना है कि ये जो वर्क है ये मोनोलॉग्स को दर्शाता है। मोनोलॉग होते हैं दोस्तों, आपको मालूम है, एकांकी। एकांकी इसको हम कहते हैं, एक ही व्यक्ति का बात करना, एक ही व्यक्ति के द्वारा कथन या कोई कहानी जो अकेले व्यक्ति के द्वारा बोली जाती हो। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों मोनोलॉग में सुनने वाले व्यक्ति को दर्शा दिया जाता है लेकिन वो बीच में इंटरप्ट नहीं करता है। तो एक ही व्यक्ति के द्वारा कहा गया कथन, जैसे आपने रॉबर्ट ब्राउनिंग को आपने पढ़ा होगा, ड्रामेटिक मोनोलॉग उनके बहुत ज्यादा फेमस है ना, माय लास्ट डचेस है, तो इस तरह के वर्क है। तो मोनोलॉग, ये मैं लिटरेरी टर्म्स में इसकी बात करूंगा तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज मोनोलॉग। मोनोलॉग हुआ, असाइड हुआ, सोलोलोकी हुआ, इसमें क्या डिफरेंस है तो उसको हम जरूर पढ़ेंगे। तो यहां पर याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सकर्सन में क्या है तो उसमें मोनोलॉग्स दिए गए हैं जो फिलोसॉफिकल हैं दोस्तों। यहां पर जो थॉट्स है वो फिलोसॉफिकल मोनोलॉग हैं उनके। और वैसे भी आपको बता दूं, जब कोई व्यक्ति अपने आप से बात करता है, सीधे सीधे किसी को कोई स्पीच देता है, तो जनरली वो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो जाता है। इसी बात से आप इसको समझ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। स्पोकन बाय द पास्टोरल कैरेक्टर्स, जिनको बोला गया है पास्टोरल कैरेक्टर्स के द्वारा, ग्राम्य व्यक्तियों के द्वारा, जो चरित्र हैं उनके द्वारा। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्वेश्चन जरूर आएंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं द फर्स्ट मोनोलॉग। इसी वर्क का जो फर्स्ट मोनोलॉग है उसके बारे में आपको बताता हूं। बुक फर्स्ट में कंटेन ए वर्जन ऑफ वन ऑफ द वर्ड्सवर्थ ग्रेटेस्ट पोएम। उसके अंदर एक पार्ट दिया हुआ है वर्ड्सवर्थ की जो सबसे अच्छी कविताएं हैं उनमें से एक। क्या पार्ट है दोस्तों? द रूइन कॉटेज। उसका नाम है द रूइन कॉटेज। द रूइन कॉटेज, बर्बाद कुटिया, है ना। कंपोज्ड इन सुपर ब्लैंक वर्ड्स। इसको लिखा गया है दोस्तों ब्लैंक वर्ड्स में। तो ब्लैंक वर्ड्स और फ्री वर्ड्स ये सब मैं आपको समझाऊंगा, लिटरेरी टर्म्स वाले पॉइंट में आप इनको समझेंगे। अभी केवल आप फैक्ट याद कर लीजिए कि द रूइन कॉटेज इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। दोस्तों यहां पर एक चीज और आपको बतानी है कि वर्ड्सवर्थ के जो वर्क हैं उनका जो स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल, वो अक्सर पूछ लिया जाता है। तो कौन सा वर्क ड्रामेटिक है, कौन सा वर्क मोनोलॉग है, कौन सा वर्क लिरिक है, ये आपको जरूर याद करना होगा। और मैं इस पर आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसके बारे में, उनका स्टाइल क्या है और उनका जेनर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये 1797 में ये एक वर्क, जो पहला मोनोलॉग आप कह सकते हैं कि पहली बुक के रूप में, तो पहली बुक में इनका सबसे अच्छा जो वर्क है वो है द रूइन कॉटेज। ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। अलग से भी सेपरेटली भी आप इसको याद रखिएगा।
कि वर्क जरूर पूछे जाएंगे वर्ड्सवर्थ के, कौन कौन से हैं। द रूइंड कॉटेज इज ऑल्सो द वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। वर्ड्सवर्थ ऑल्सो रोट द ब्रिलियंट लिरिक्स। देखिए मैंने आपको बताया इन्होंने मोनोलॉग भी लिखे हैं दोस्तों, लिरिक्स भी लिखे हैं और बैलेड्स भी लिखे हैं और सोनेट्स भी लिखे हैं। चार चीजें मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले अगर बात करें तो लिरिक्स, फिर बात करें तो बैलेड्स, बैलेड्स भी इन्होंने लिखे हैं दोस्तों, और उसके बाद बात करें तो मोनोलॉग भी इन्होंने लिखे हैं, और लगभग 523 सोनेट दोस्तों इनके सोनेट भी हैं। तो ये चारों चीजें इन्होंने लिखी हैं। और एक प्ले तो आपको मालूम ही है, एक प्ले कौन सा प्ले है दोस्तों, जिसकी हमने बात की थी, द बॉर्डर्स, एक ट्रेजेडी है। तो ये चार प्रकार की जो पोएटिक टर्म्स हैं, बैलेड, मोनोलॉग, सोनेट और लिरिक्स, तो ये चारों प्रकार की टर्म जो हैं दोस्तों, जो काइंड्स ऑफ पोएट्री हैं, ये इन्होंने लिखी है। तो वर्ड्सवर्थ ऑल्सो रोट द ब्रिलियंट लिरिक्स दैट वर असेंबल्ड इन हिज सेकेंड वर्स कलेक्शन। दोस्तों अपने लिरिक्स का जो एक कलेक्शन इन्होंने पब्लिश किया है, उसका नाम क्या है वो आपको समझना है। तो पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स इसको कहा जाता है। 1807 में ये पब्लिश हुआ है। Poems in 2 volumes. Poems in 2 volumes is a work by William Wordsworth, and it is the collection of the lyrics, including the enduringly popular "I Wandered Lonely as a Cloud." तो यहाँ पर एक बात बड़ी अच्छी स्पष्ट हो जाती है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि "I Wandered Lonely as a Cloud", आपने, मुझे उम्मीद है बीए में ये पढ़ा होगा या किसी कहीं पर इंटर के सिलेबस में भी ये रहा होगा। डैफोडिल नामक एक कविता आपने पढ़ी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता है। 10,000 I saw at a glance, कि मैंने 10,000 फूलों को एक ही दृष्टि में देख लिया। और इसमें हाइपरबोलिक इसको कहा जाता है सेंटेंस को। तो आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, और इसका सबटाइटल आप कह लीजिए डैफोडिल, इसका सबटाइटल है दोस्तों। तो ये 2 बातें हमें यहां से समझ में आ रही हैं। एक बात तो ये कि डैफोडिल इज ए लिरिक। डैफोडिल क्या है दोस्तों, एक लिरिक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका सबटाइटल क्या है, डैफोडिल आप कह सकते हैं, या आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम। तो ये पोएम की, इस लिरिक की फर्स्ट लाइन है दोस्तों। तो आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड और डैफोडिल इज अ लिरिक। एक इंपॉर्टेंट बात याद होगी आपको कि आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड क्या है, लिरिक है, डैफोडिल इसका सबटाइटल है। और ये जो पब्लिश हुआ है दोस्तों, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में ये पब्लिश हुआ है 1807 में। तो इट वाज अ ग्रेट कलेक्शन ऑफ लिरिक्स बाय वर्ड्सवर्थ, पब्लिश्ड इन पोएम्स नेम्ड पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। ये सारे फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन यहीं से ओरिजिनेट होते हैं। वन पोर्शन ऑफ ए सेकेंड पार्ट ऑफ द रेक्ल्यूस, एक पोर्शन और जिसकी हम बात करते हैं दोस्तों, रेक्ल्यूस का जो अगला पार्ट है, was finished in 1806, उसको 1806 में फिनिश किया गया। बट लाइक द प्रील्यूड, परंतु प्रील्यूड की तरह, जो एक वर्क है इनका दोस्तों प्रील्यूड, हमने बात की थी प्रील्यूड की, was left in manuscript, ये छोड़ दिया गया अनफिनिश्ड वर्क एट द पोएट्स डेथ, पोएट की मृत्यु पर। दिस पोर्शन, इसका नाम क्या है इस पोर्शन का, होम एट ग्रासमेयर। क्या नाम है दोस्तों, होम एट ग्रासमेयर इसका नाम है, जो इंपॉर्टेंट वर्क इनका है। तो ये अनफिनिश्ड वर्क की श्रेणी में है दोस्तों, होम एट ग्रासमेयर। हालांकि बाद में इनको कंक्लूड किया गया, बाद में इनको एक साथ लाया गया। तो मैं आपको तीनों वर्क हमने पढ़ लिए, द प्रील्यूड की बात करते हैं, और होम एट ग्रासमेयर की बात करते हैं, और रेक्ल्यूस तो एक लॉन्ग पार्ट है ही। तो ध्यान रखिएगा, होम एट ग्रासमेयर। और अगर आपको भी बात समझ में ना आ रही हो तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, इसके जब मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कौन कौन से किसके पार्ट हैं और कितनी कितनी इसमें बुक्स इंक्लूड है और उनका थीम क्या है। तो यहाँ पर जो फैक्ट्स हैं उनको आप थोड़ा समझने का प्रयास करें। अब दोस्तों स्टडी तो टफ है ही, क्योंकि सभी फैक्ट्स आपको समझने भी हैं, याद भी रखने हैं, ताकि एग्जाम में आप अपना 100% दे पाए। तो होम एट ग्रासमेयर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द रेक्ल्यूस। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ध्यान रखिएगा,
द रेक्ल्यूस इज ए लॉन्ग वर्क, और उसका एक पार्ट है द होम एट ग्रासमेयर। जॉयसली सेलिब्रेटेड वर्ड्सवर्थ टेकिंग पोजीशन इन दिसंबर 1799 ऑफ डव कॉटेज। जब इनको डव कॉटेज में इनका जो क्या कहते हैं कि अधिकार हो गया, डव कॉटेज में रहने लगे, निवासी हो गए वहां के ग्रासमेयर में, तो उसको ये सेलिब्रेट करता है पोजीशन को, अधिकार इनका हो गया डव कॉटेज अपने घर पर, वेयर ही वॉज टू रिसाइड फॉर 8 ऑफ हिज मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स, जहां पर वो 8 वर्षों तक रहे हैं। तो ये फैक्ट्स दोस्तों मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। होम एट ग्रासमेयर इज द पार्ट ऑफ द रेक्ल्यूस। होम एट ग्रासमेयर जो है वो रेक्ल्यूस का पार्ट है, और पहले भी हमने बात की है। इट वॉज फिनिश्ड इन 1806। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन 1805 द ड्रोनिंग ऑफ द वर्ड्सवर्थ फेवरेट ब्रदर। देखो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट घटना 1805 में हुई है। 1805 में क्या हुआ उसको आप जरा समझें। द ड्रोनिंग, ड्रोनिंग मतलब डूब जाना। एक वर्ड होता है दोस्तों सिंक, SINK, सिंक, और एक वर्ड होता है ड्रोनिंग। ड्रोनिंग का मतलब जब कोई जीवित चीज डूबती है तो उसके लिए हम ड्रोनिंग वर्ड का प्रयोग करते हैं, और जब कोई चीज मतलब वस्तु कोई डूबती है तो उसको हम सिंक कहते हैं। सिंक माने डूबना। तो इन 1805 में द ड्रोनिंग ऑफ वर्ड्सवर्थ फेवरेट ब्रदर, वर्ड्सवर्थ का जो भाई है जॉन, वो दोस्तों जहाज के साथ में डूब जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, वर्ड्सवर्थ के भाई की। एंड इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर वर्ड्सवर्थ एक्चुअली तो कई कहानियां हैं, मैं आपको बताऊं तो एक वर्ड्सवर्थ के नेफ्यू के बारे में भी है। वर्ड्सवर्थ नेफ्यू वो भी ड्रोनिंग से मर जाता है, और उसी की याद में, या यूं कहिए कि उसी को साझा करते हुए, अपना दुख एक्सप्रेस करते हुए उसी पर उन्होंने कविता लिखी है, द वर्ड इज टू मच, द वर्ड इज टू मच। और यहां पर हम बात करें दोस्तों जॉन, उनके भाई की मृत्यु की। तो जॉन जो है वो कैप्टन जो है, कैप्टन के साथ में सेलिंग वेसल, जब वो जहाज पर थे, ये वर्ड्सवर्थ द स्ट्रॉन्गेस्ट शॉक, तो उनकी मृत्यु हो गई डूबने से। और इसी चीज ने वर्ड्सवर्थ को बड़ा ही शॉक किया। एक्चुअल में वर्ड्सवर्थ की लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ दोस्तों जो शॉकिंग ही था। आपको अगर सीधे सेंटेंस में बताऊं तो 8 साल की अवस्था में मदर का चले जाना, 13 वर्ष की अवस्था में जो है कहते हैं पिताजी का चले जाना, उसके बाद इनके भाई की मृत्यु हो जाना, उसके बाद बात करें तो इनके नेफ्यू की मृत्यु हो जाना, और फिर सबसे फेवरेट बेटी जो है दोस्तों डोरा, उसकी मृत्यु हो जाना। उसके बाद बात करें तो उनके बेटे और बेटी की मृत्यु हो जाना। तो कई सारे फैक्ट्स थे। और आपको बताऊंगा एक पोएम इन्होंने लिखी है, क्या कहते हैं, लीज गैदरर द रेजोल्यूशन एंड द इंडिपेंडेंस। आपने नाम सुना होगा, द रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। दोस्तों वो कविता इनके जीवन के सारे दुख को बयां करने वाली है। दुख उसमें आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन दुख से जो उभरने की कला है वो आपको लीज गैदरर में मिलेगी। जब मैं आपको पोएम पढ़ाऊंगा तो बड़े इंटरेस्ट आपको आएगा, आप समझेंगे। और कुछ इसी तरह का लाइफ में मोटिवेशन दोस्तों मेरा भी रहा है कि जो समय होता है वो कई बार अच्छे व्यक्ति पर भी बड़ा खराब समय आ जाता है जीवन में, तो उस दुख से डूबना नहीं है, उस दुख को पार कर लेना है। वो चीजें हम कविता के माध्यम से भी सीखेंगे और अपने जीवन में भी हमें सीखनी चाहिए। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं 1805 में जॉन जो उनका भाई था उसकी मृत्यु हो जाती है डूबने में, मतलब डूब जाते हैं वो समुद्र में, जहाज डूब जाता है, कैप्टन भी मर जाते हैं। एंड इट वॉज अ वेरी शॉकिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट शॉक ही हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड। और ऐसा उन्होंने कभी भी सोचा नहीं था वर्ड्सवर्थ में। तो हम कह सकते हैं ए डीप डिस्ट्रेस हैज ह्यूमनाइज्ड माई सोल। तो उन्होंने इस बात को कहा है जब उनके भाई की मृत्यु हो गई। दोस्तों यहाँ पे एक चीज बता दो, छोटी सी चीज है, ये जो हैथ लिखा हुआ है आपको बता दें, ये उस समय की पोएट्री में हैज को, जो हम आज हैज लिखते हैं दोस्तों, उसको हैथ लिखा जाता था। तो ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज ना हो। अ डीप डिस्ट्रेस हैज ह्यूमनाइज्ड माई सोल। मेरी जो अंतरात्मा है दोस्तों, उसको जो इस दुख ने झंझोर के रख दिया है, मीन्स कहते कि
आपका कोई सहारा हो। देखिए माता पिता चले गए, उसके बाद बचे भाई बहन। अब भाई बहन में से भी किसी की मृत्यु हो जाए तो अपने आप में ये जीवन के बहुत ही दुखद पल होगा। तो उस समय वो कहते हैं ए डीप डिस्ट्रेस हैज ह्यूमनाइज्ड माई सोल, ही लेमेंटेड ऑन हिज। अब यहां पर समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अपने भाई की मृत्यु पर जो उन्होंने शोक प्रकट किया है वो किस कविता में किया है? तो आपने एक कविता का नाम सुना होगा, एलेजिक स्टैंजास। एलेजिक स्टैंजास, ये उनकी कविता का नाम है ऑन पील कैसल। पील कैसल जो एक महल है समुद्र के किनारे का, इसके बारे में भी मैं पोएम जब आपको पढ़ाऊंगा तो डिटेल में चर्चा करूंगा, व्हाट इज पील कैसल। तो एलेजिक स्टैंजास ऑन पील कैसल ये वर्क है। इस वर्क में उन्होंने अपने भाई की मृत्यु को आप कहिए कि अमर कर दिया है, उसके बारे में अपना जो दुख है उन्होंने उसको दर्शाया है। तो वर्ष जब हम पढ़ेंगे दोस्तों तो इनकी बात करेंगे। अभी क्विक फैक्ट्स हैं तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों एक वर्क है बड़ा फेमस इनका, द वैगनार। द वैगनार 1819 इज अनदर एक्सटेंडेड बैलेड। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट कर लें। इट इज ऑल्सो अ बैलेड, एक्सटेंडेड बैलेड है अबाउट नॉर्थ कंट्री इटिनेरेंट। जो नॉर्थ कंट्री की यात्रा इन्होंने की थी तो उसके बारे में ये उसको दर्शाता है। इटिनेरेंट माने होता है दोस्तों यात्रा वृतांत। और यहीं पर एक चीज और आपको बता दूं छोटी सी, ये स्पेलिंग दोस्तों पूछ ली जाती है। स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग जरूर इसकी याद कर लें आप। इटिनेरेंट माने होता है यात्रा वृतांत या भ्रमण। तो जो नॉर्थ कंट्रीज का जो भ्रमण है नॉर्थ कंट्री का, उसको उन्होंने दर्शाया है इस अपने वर्क द वैगनार में। और इसको बैलेड ये है, इसका जो जेनर है उसको आप ध्यान रखिएगा, इट इज ए बैलेड। 1819 में ये पब्लिश इन्होंने कराया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके लिए, सीधे सीधे इनको आप याद करिएगा, क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं वर्ड्सवर्थ के ऊपर। आगे बात करते हैं, वर्ड्सवर्थ सक्सीडेड हिज फ्रेंड रॉबर्ट साउदे। दोस्तों अक्सर आपने नाम सुना होगा राष्ट्रीय कवि, इंग्लिश में कहते हैं पोएट लॉरेट। पोएट लॉरेट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब जो टीजीटी में आपके सिलेबस में है वो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं जो कि पोएट लॉरेट रहे हैं। तो उनके बारे में क्वेश्चन है तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है थोड़ा सा। तो ये राष्ट्रीय कवि की जो पदवी है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। यहां रॉबर्ट साउदे, इससे इनके बाद में वर्ड्सवर्थ, और रॉबर्ट साउदे से पहले कॉलरिज, और विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद आई थिंक, अगर गलत हूं तो आप करेक्ट कर दीजिएगा मैसेज में लिख करके, मुझे लगता है टेनिसन शायद पोएट लॉरेट रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद। तो ये यहां पर आपको जो याद रखना है, रॉबर्ट साउदे जो उनके फ्रेंड थे। देखिए 3 लोगों की मैंने बात कही थी, 3 लोग, कौन कौन 3 लोग हैं उनकी बात कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले है विलियम वर्ड्सवर्थ, फिर है दोस्तों कॉलरिज, और फिर है दोस्तों साउदे। तो WCR या WCS करके आप इनको याद कर लीजिए। लेक पोएट्स के रूप में इनको जाना जाता है, WCR या WCS, लेक पोएट्स या लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट्स। तो विलियम वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलरिज और रॉबर्ट साउदे। एक्चुअली मैं अगर थ्योरी बताऊं तो उनके दोस्तों एक लिंक अप है, ऐसा मैंने थ्योरी पढ़ी है कि तीनों आपस में साड़ू थे। मतलब आप समझ जाइए, साड़ू का मतलब आप समझते होंगे। तो रॉबर्ट साउदे की जो है दोस्तों डेथ हो जाती है 1843 में। 1843 तक रॉबर्ट साउदे पोएट लॉरेट रहते हैं, और इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों ये जो पोस्ट है ये आ जाती है विलियम वर्ड्सवर्थ के पास। विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 में पोएट लॉरेट राष्ट्रीय कवि बन गए हैं इंग्लैंड के। तो ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1843 में विलियम वर्ड्सवर्थ रॉबर्ट साउदे की मृत्यु के बाद पोएट लॉरेट बनते हैं, और 1850 तक अपनी मृत्यु तक ये जो है पोएट लॉरेट बने रहते हैं। किस किस की बात की हमने दोस्तों? सबसे पहले एसटी कॉलरिज। एसटी कॉलरिज की मृत्यु कब हुई है आपको याद हो तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में लिख करके। 1834 में 1834 में कॉलरिज की मृत्यु, 1843 में साउदे की मृत्यु, और 1850 में वर्ड्सवर्थ की मृत्यु। तीनों की मृत्यु आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेक पोएट्स के रूप में जाने जाते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, एक फैक्ट और है।
एन इवनिंग वॉक। दोस्तों जो क्रिटिक्स हैं अगर बात कहें या पब्लिकेशन में बात कहें तो पहले वर्क की संज्ञा जो दी जाती है दोस्तों, तो इस वर्क को इनका पहला वर्क माना जाता है। एन इवनिंग वॉक एन एपिस्टल, ये क्या है? एक एपिस्टल है दोस्तों, ये भी टर्म ऑफ वर्क है, इसको मैं आपको समझाऊंगा। तो जो पहला वर्क है एन इवनिंग वॉक, और इसी के साथ में दोस्तों एक नाम आता है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस का, एन इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस का। तो इनकी बात कर लेते हैं पहले। एन इवनिंग वॉक एन एपिस्टल इन वर्स। दोस्तों ये एक एपिस्टल है जो वर्स में यानी कविता में, काव्य में लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जहां पर ये मैं बता रहा हूं इसको आप नोट कीजिएगा जरूर। एड्रेस्ड टू ए यंग लेडी, ये संबोधित है किसको? एक यंग लेडी को। यहां भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये आपके लिए। फ्रॉम द लेक्स ऑफ द नॉर्थ, जो संबंधित है लेक्स से, आप समझते हैं लेक्स का मीनिंग, ऑफ द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड 1793। तो पहले तो आपको ये याद रखना है एक फैक्ट, एन इवनिंग वॉक पब्लिश्ड इन 1793, और यहीं से उनके लिटरेरी कैरियर की आप मानिए कि शुरुआत होती है। और एन इवनिंग वॉक इज रिटन इन वर्स, यानी पंक्तियों में, काव्य की पंक्तियों में लिखा गया ये वर्क है दोस्तों। एंड इट इज एड्रेस टू अ यंग लेडी, ये एक यंग लेडी को संबोधित करता है। ठीक है, ये फैक्ट्स आपको याद करने हैं, बिल्कुल पक्का पक्का इनको याद कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं दोस्तों डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इज ऑल्सो रिटन इन वर्स, ये भी काव्य की पंक्तियों में लिखे गए हैं। टेकन ड्यूरिंग ए पेडेस्ट्रियन टूर, पद यात्रा इन्होंने की दोस्तों, एक पैदल यात्रा, एक पैदल टूर इन्होंने किया। इन द इटालियन, ग्रीसन, स्विस एंड सेवोयार्ड, ये कुछ जगह हैं दोस्तों जहां पर ये गए। एल्फ में, एल्फ की जो चोटियां हैं, पहाड़ हैं वहां, लंदन। और ये जो वर्क है दोस्तों ये भी 1793 में पब्लिश हुआ है। कब पब्लिश हुआ है? 1793। तो दोनों वर्क का नाम एक साथ आता है दोस्तों, किसका? एन इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस पब्लिश्ड इन 1793। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये डिस्क्रिप्टिव स्केचेस जो हैं ये एक टूर के दौरान लिखा गया वर्क है। और किसमें लिखा गया है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है वर्स में, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये थे दोस्तों फैक्ट। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहां पर मैं बात करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की, जिसका केवल नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनकी कविता जो हैं उनके नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं। हालांकि लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन आपको जरूर इनको याद रखना चाहिए। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो फिर थोड़ा मैं कहूंगा कि गड़बड़ होगी, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर इनका वर्क है, एक कंप्लेंट इनका वर्क है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा कि कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो यही है, ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर। फिर एक पोएम है दोस्तों, एक कंप्लेंट, और उसके बाद एक कंपोज अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज सितंबर 1802। 1802 दोस्तों आपको याद होगा, 1802 में इन्होंने मैरी हिचिंसन से शादी कर ली थी, तो उसको जरूर आप याद रखें। इसके बाद दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि एक अपने भाई के ऊपर इन्होंने कुछ स्टैंजास लिखे हैं, उनको कॉमेमोरेट करते हुए, उन पर लैमेंटिंग करते हुए। तो वो पोएम है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पोएम है। एलेजिक स्टैंजास सजेस्टेड बाय ए पिक्चर ऑफ पील कैसल इन ए स्टॉर्म पेंटेड बाय सर जॉर्ज बियोमाउंट। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको बता दूं दोस्तों, हालांकि जब डिटेल में पढ़ाएंगे तब ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा। एक पिक्चर है पील कैसल की। पील कैसल इन्होंने एक टूर किया जहां पर इन्होंने पील कैसल को देखा अपनी आंखों से। तो उस समय तो इन्होंने उसके बारे में, उसके विषय में कुछ नहीं लिखा। जो एक स्टॉर्म में टकराते हुए, स्टॉर्म टकरा रहा है उस कैसल से, वो उन्होंने उसको देखा, टूर किया। बाद में इनको एक पिक्चर नजर आती है उसी पील कैसल की, जिसको सर जॉर्ज बियोमाउंट ने पेंट किया था। ये उस समय के फेमस दोस्तों, क्या कहें कि वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 आप इनको कह सकते हैं, फेमस पेंटर है सर जॉर्ज बियोमाउंट के द्वारा ये पेंटिंग इसकी बनाई गई पील कैसल की। और ये किसी के घर जाते हैं घूमने के लिए, वहां पर वो पिक्चर इनको नजर आती है और उस पिक्चर को देख करके फिर इन्हें पील कैसल की याद आती है और अपनी कविता ये लिख देते हैं
एलेजिक स्टेंजास सजेस्टेड बाय ए पिक्चर ऑफ पील कैसल इन स्टोन पेंटेड बाय सर जॉर्ज बियोमाउंट। तो ये इंपॉर्टेंट वर्क है, नाम जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर केवल आपको नाम याद रखने के लिए ये कविताएं मैं बता रहा हूं जो जो इंपॉर्टेंट है। एक्सटम्पोर इफ्यूजन अपॉन द डेथ ऑफ जेम्स हॉग, एक वर्क है इनका दोस्तों, जेम्स हॉग की मृत्यु पर इन्होंने लिखा है। हाँ, एक चीज आपको बताना भूल गया दोस्तों, इन्होंने एलेजी भी लिखी है, तो एलेजी भी है लेकिन बहुत ज्यादा फेमस तो नहीं कह सकते। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। इससे कोटेशन भी आ जाती है दोस्तों। मैं इसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं सब आपको कराऊंगा वीडियोस के माध्यम से, बस आप कनेक्ट रहिए और अपनी स्टडी को जो वीडियो जिस दिन जारी हो उसी दिन आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक वर्क है दोस्तों इनका, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके सबटाइटल, यहीं पर एक बात और मुझे याद आ गई सबटाइटल से दोस्तों, किसी भी राइटर के जो वर्क है उनका जो सबटाइटल है वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, और आपके सिलेबस में इस समय दो ही राइटर ऐसे हैं जिनके सबटाइटल बहुत ज्यादा है। पहले शेक्सपियर, दूसरे में वर्ड्सवर्थ। शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ के जो वर्क्स हैं इनके सबटाइटल आप जरूर याद रखिएगा, अपनी लिस्ट बना लीजिएगा। तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन एज इट अपीयर टू एंथुजियास्ट एट इट्स कमेंसमेंट, तो इनका एक वर्क है दोस्तों द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपको मालूम होना चाहिए अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल द 4 राइटर्स हु वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो आप कहेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ। फ्रेंच रेवोल्यूशन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राइटर आपके सिलेबस में कौन सा है, तो वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। ग्रीन लिनेट इतना इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है दोस्तों। आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, यस, इस वर्क से आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक आपने नाम सुना होगा लूसी, LUCY। तो लूसी पोएम्स की हम बात करते हैं, आपको थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पे। कुल मिलाकर के 6 पोएम्स हैं दोस्तों, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होइएगा। कुल मिलाकर के लूसी से रिलेटेड आप कह सकते हैं कि 6 पोएम्स हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है दोस्तों कि लूसी से रिलेटेड 6 पोएम्स नहीं है, लूसी से रिलेटेड जो पोएम्स हैं वो हैं 5, जिनको लूसी पोएम्स के नाम से जाना जाता है। बट इन द 6th पोएम देयर इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ लूसी। 6th पोएम में लूसी का डिस्क्रिप्शन है जिसको हम कनेक्ट कर लेते हैं लूसी पोएम्स के साथ। तो मेरी बात को बिल्कुल प्यार से ध्यान से सुनिए। अगर आपसे कहा जाए हाउ मेनी पोएम्स रिलेटेड टू लूसी पोएम्स, या जिनको लूसी पोएम कहा जाता है, तो देयर आर 5 पोएम्स या 5 लूसी पोएम्स। कुल कितनी लूसी पोएम्स है? 5 लूसी पोएम्स है। अभी मैं उनके नाम भी अगर यहां पर आएंगे तो मैं जरूर बताऊंगा कौन कौन सी हैं। तो 5 लूसी पोएम्स है, और एक पोएम जो है दोस्तों उसमें लूसी का जिक्र है, लूसी के नाम से है, बट इट इज नॉट इंक्लूडेड इन लूसी पोएम्स। वो लूसी पोएम्स में इंक्लूड नहीं है। ये जो भी फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं आपको बिल्कुल प्रिपेयर करने चाहिए, मेरी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। तो पहला जो आप समझिए कि ये जो लूसी पोएम्स है 5, उनमें से पहली पोएम है दोस्तों आई ट्रेवल्ड। क्रम जरूर चेंज हो सकता है दोस्तों, पर इनको याद रखिएगा 5 पोएम कौन कौन सी हैं। आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, ये लूसी पोएम का एक पार्ट है, यानी 5 में से एक कविता है। उसके बाद इसकी हम बात कर चुके हैं, आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, डैफोडिल नामक ये कविता है। ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। अभी मैंने केवल आपको ये बताया कि लूसी पोएम्स 5 हैं, 6ठी पोएम जो है लूसी के नाम से वो लूसी पोएम्स में इंक्लूड नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए लूसी पोएम्स कितनी है तो 5 है, और कौन कौन सी हैं, तो पहली मैंने आपको बता दिया आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑब्जेक्ट्स इन कॉलिंग फोर्थ एंड, तो ये इतना इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है दोस्तों। आगे बात कर ले इनसाइड ऑफ किंग्स कॉलेज चैपल कैम्ब्रिज। देखिए किंग्स कॉलेज चैपल कैम्ब्रिज, ये भी इनका एक वर्क है। इट इज ए ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। दोस्तों अच्छा वर्क है, इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम जरूर याद रखिएगा। इट इज ए ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। इट इज नॉट टू बी थॉट, इट इज नॉट टू बी थॉट। और उसके बाद दोस्तों इस वर्क का तो आपने बड़ा नाम सुना होगा, लोडामिया। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट वर्क है लोडामिया। लोडामिया इज ए वर्क बाय विलियम वर्ड्सवर्थ।
और यहां पर आ जाते हैं दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क जो ग्रेजुएशन में आपके सिलेबस में मुझे उम्मीद है ये रहा होगा। लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग द टूर जुलाई 13, 1798। दोस्तों यहां पर क्या फैक्ट आपको याद रखना है। पहली बात तो आप इसका नाम पूरा का पूरा ऐसे ही याद रखिएगा। जो कविता है उसका नाम पूरा लिख करके आप प्रैक्टिस कर लें, कोई भी वर्ड छूटे ना, ठीक है। इसको जरूर आप याद रखिएगा। यहां पर आपको बता दूं वाई और सेवन नदी का जिक्र इसमें जरूर आएगा, क्योंकि ये जो टिंटन एबी जो मठ है, जो टिंटन एबी है, वो जो सिचुएटेड है वाई और सेवन रिवर का जो मेल है वहां पर इसको ये सिचुएटेड है वो स्थान। तो वाई इज द नेम ऑफ अ रिवर, ये वाई रिवर है, एक नदी का नाम है। फिर बात करते हैं दोस्तों लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, ये भी एक वर्क है। और दूसरा ये जहां पे मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं ये वर्क आपको कम से कम इनके बारे में पढ़ना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं लंदन 1802 टू मिल्टन के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसमें कहते हैं दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। यही वो पोएम है दोस्तों जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन को याद किया है और कहा है, हे मिल्टन काश तुम आज जिंदा होते। क्योंकि आज का जो समय है, जो समय मैं देख रहा हूं उसमें लोग मेटेरियलिस्टिक हो गए हैं, और जैसे तुमने अपने समय में सभी को धार्मिक पाठ पढ़ाया था वैसे ही आज तुम काश जिंदा होते और सभी को, जैसे तुमने उस समय पैराडाइज लॉस्ट लिख करके सारी दुनिया में धार्मिकता को फैलाया, वैसे ही काश तुम आज जिंदा होते और लोगों को धार्मिक पाठ पढ़ाते। तो यहाँ पर ये जो मेमोरी है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा उन्होंने याद किया है किसको, मिल्टन को, तो 1802 इसको जरूर याद रखिएगा। आगे है म्यूटेबिलिटी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट वर्क है म्यूटेबिलिटी। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों नन्स फ्रेट नॉट एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम। यहां पर जो इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों नटिंग, ये नाम जरूर आपको याद रखने हैं। मैं केवल इसलिए इनको आपको बता रहा हूं कि ये पोएम्स आपको पढ़नी चाहिए। हालांकि इनके कोटेशंस, इनके बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा, पढ़ाऊंगा इनको। उसके बाद आता है दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क। एक तो यहां पर था ये, जिनके आगे मैं IMP लिख रहा हूं उनको नोट कर लीजिएगा बड़े अच्छे से। इनके नाम आपको कम से कम याद रहने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमको ये पढ़ने हैं। ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी फ्रॉम द रिकलेक्शन ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड। उसके बाद ये वर्क आता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, ये भी ग्रेजुएशन में सिलेबस में रहा और कुछ जगह पे इसको MA में भी रखा गया है। ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी फ्रॉम द रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। और उसके बाद जो फेमस वर्क है वो दोस्तों ओड टू ड्यूटी। ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ऑन द डिपार्चर ऑफ सर वाल्टर स्कॉट फ्रॉम एबॉट्सफोर्ड फॉर नेपल्स। देखिए सर वाल्टर स्कॉट की बात आ गई है तो मैं आपको बता दूं कि इनसे 2 बार इनकी मुलाकात हुई। 1803 में पहली बार मुलाकात हुई है और उसके बाद एक बार और इनकी मुलाकात हुई है सर वाल्टर स्कॉट से। और वाल्टर स्कॉट को जाना जाता है कैसे, मैंने आपको बताया था, ही इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल। हिस्टोरिकल नॉवल के पिता के रूप में, जनक के रूप में इनको जाना जाता है। ऑन द एक्सटिंक्शन ऑफ द वेनेशियन रिपब्लिक, छोड़ दीजिए, केवल नाम आपको पढ़ना है, नाम ध्यान रखिएगा। द पावर ऑफ आर्मीज इज अ विजिबल थिंग। हाँ, फ्रॉम द प्रील्यूड बुक फर्स्ट चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम, फ्रॉम द प्रील्यूड बुक सेकंड स्कूल टाइम। मैंने कहा था प्रील्यूड के अंदर क्या है दोस्तों, तो आपको याद होना चाहिए प्रील्यूड में जो इनकी अर्ली लाइफ है, जो एजुकेशन लाइफ है, जो कॉलेज लाइफ है, जो स्टूडेंट लाइफ है, उसको उसमें दर्शाया गया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने चाहिए। उसके बाद आ गया दोस्तों नाम जिसकी मैं चर्चा कर रहा था आपसे, रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस। रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस में आपको बता दूं जीवन की कुछ समस्याओं से तंग आकर के जब जीवन में परेशानी आ जाती है तो वर्ड्सवर्थ को लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां आ जाएं जैसे अन्य लेखकों के जीवन में आई है, तो मैं कैसे मोटिवेट होता हूं, वो जिक्र इन्होंने इसमें किया है कि इन्होंने मोटिवेशन कहां से प्राप्त किया है। तो लीज गैदरर, एक जोंक पकड़ने वाले, जो जोंक पकड़ करके अपने परिवार को चलाता था, अपने परिवार का खर्चा वहन करता था, उसका जिक्र इसमें है। तो ये कहते हैं कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं फिर ऐसा क्यों नहीं कर सकता, मैं भी तुमसे कम मोटिवेट नहीं हूं। मतलब ये आप ऐसा समझ लीजिए कि वहां से ये मोटिवेशन प्राप्त करते हैं। स्कॉर्न नॉट द सोनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है स्कॉर्न नॉट द सोनेट, ये वर्क आपको पढ़ना चाहिए।
दूसरा वर्ग दोस्तों वो 5 कविताएं जो थी, यहां पर मैं आपको याद दिला दूं, आप भूलिएगा मत। जो 5 कविताओं की मैं बात कर रहा था आपसे लूसी पोएम्स में, तो पहली थी उसमें आई ट्रेवल्ड अमंग द अननोन मैन। अलग से भी मैं आपको ये बताऊंगा, बिल्कुल भी परेशान ना हो, लेकिन अगर अभी याद कर लेंगे आप तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा वर्क है दोस्तों इसी का, यानी दूसरी पोएम, दूसरी पोएम है दोस्तों सी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन वेज। ये उन 5 कविताओं में से आप दूसरी कविता इसको मानिए, जो 5 लूसी पोएम्स हैं उनमें से एक है सी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन वेज। और दोस्तों अपनी वाइफ के बारे में, अपनी वाइफ को सेलिब्रेट करते हुए जो उन्होंने पोएम लिखी है सी वॉज ए फैंटम ऑफ डिलाइट। सी वॉज ए फैंटम ऑफ डिलाइट, इसमें इन्होंने जिक्र किया है अपनी वाइफ का। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 पोएम उधर बताइए, उसको मिक्स मत कीजिएगा आप। लूसी पोएम की अभी केवल 2 पोएम्स आपको बताई हैं, ये पोएम भी इंपॉर्टेंट है, लव पोएम है। साइमन ली द ओल्ड हंट्समैन, और उसके बाद ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। दोस्तों इट इज द 3rd पोएम, लूसी पोएम्स की तीसरी कविता जो है दोस्तों ये है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो तीनों कविताएं यहां पर हो गई हैं। उसके बाद दोस्तों ये आ जाता है सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी रीपर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, सॉलिटरी रीपर। फिर कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने केवल अभी तक 3 कविताओं के नाम बताए हैं जो लूसी पोएम्स में इंक्लूड है। सॉलिटरी रीपर एक अलग से वर्क है। फिर आ जाता है दोस्तों उसके बाद सोनेट्स फ्रॉम द रिवर डोडन। ये कलेक्शन है दोस्तों उनका, सोनेट्स फ्रॉम द रिवर डोडन, आपसे पूछ लिया जाएगा, इट इज द कलेक्शन ऑफ सोनेट्स। टेबल टर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, इसकी कोटेशन कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इसकी पोएम कई बार एग्जाम में पूछी गई है। आपको मैं कराऊंगा, इसको तैयार कराऊंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। द थॉर्न इंपॉर्टेंट है। ये सभी वर्क, ये नाम तो कम से कम इनके दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा। द थॉर्न है, द टेबल टर्न है, रिवर डोडन है, सॉलिटरी रीपर है, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड है। और देखिए ये मोस्ट फेमस पोएम्स है दोस्तों। 3 years सी ग्रीव, एक ये कविता आ गई है 3 years सी ग्रीव, तो लूसी पोएम्स से रिलेटेड है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्क है एक हाईलैंड लास, फिर है टू द स्काईलार्क, उसके बाद है टू द कुकू, फिर है द वर्जिन और VR7, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है VR7। वाई आर दाउ साइलेंट इज द लव ए प्लांट, और ये तो आपको मालूम ही है, इट इज ए सोनेट, द वर्ड इज टू मच। आपने पढ़ा भी है और सुना भी है, और इसकी कोटेशन भी पूछ ली जाती है। और इनके नेफ्यू की मृत्यु जब हो जाती है तो उसके बाद इन्होंने ये लिखा है, रिटन इन लंदन सितंबर 1802। और फिर बात आती है दोस्तों यारो रिविजिटेड, ये भी इनका वर्क है, यारो रिविजिटेड, अनविजिटेड, और लास्ट में यारो विजिटेड सितंबर 1814। तो ये वर्क है दोस्तों इनके, और इनको याद रखिएगा। तो ये जो वर्क थे इनको नोट किया है आपने, मुझे उम्मीद है आप जरूर नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट वर्क की एक लिस्ट बना लीजिएगा कि सर ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क बताए हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ समझते हैं थोड़ी सी और 2-4 बातें। दोस्तों यहां पर हम कुछ फैक्ट्स जानेंगे, सीधे सीधे जो वर्क्स हैं दोस्तों, सीधे मैंने डेट लिखी है और वर्क लिखे हैं। 1793 में हमने बात की थी डिस्क्रिप्टिव स्केचेस की और इवनिंग वॉक की। 1798 में लिरिकल बैलाड्स आए हैं, कॉलरीज का कोलैबोरेटेड वर्क है ये। 1800 में 2nd वॉल्यूम आया है इसका। 1802 में 3rd वॉल्यूम आया है लिरिकल बैलाड्स का। 1807 में दोस्तों पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स पोएम्स आई हैं, ओड टू ड्यूटी आया है, ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी पब्लिश हुआ है। ठीक है, द एक्सकर्सन की हमने बात की थी, द एक्सकर्सन जो है 1814 में, बीइंग ए पोर्शन ऑफ रेक्ल्यूज, ये जो इनका एक लॉन्ग वर्क था, रेक्ल्यूज उसका पार्ट है। फिर है 1850 में द व्हाइट डो ऑफ, और 1860 ए लेटर टू ए फ्रेंड ऑफ बर्न्स।
1890 में दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है दोनों। पीटर बेल से पूछा गया है, पीटर बेल एग्जाम में। द वैगनार की बात हमने की थी, लेकिन पीटर बेल की बात नहीं हुई। 1890 में पीटर बेल और द वैगनार। रिवर डूडन की हमने बात की है। रिवर डूडन इज ए कलेक्शन ऑफ सोनेट्स और पोएम्स। और इसके बाद 1822 में एक्लेसियास्टिकल स्केचेस, मेमोरियल ऑफ ए टूर ऑन द कॉन्टिनेंट, यारो रिविजिटेड। 1838 में सोनेट्स हैं। पोएम्स चीफली ऑफ अर्ली एंड लेट ईयर्स, द बॉर्डरर्स। यहां पर लिखा हुआ है द बॉर्डरर्स, और दोस्तों डेट में मुझे लग रहा है कि डेट करेक्ट है। बॉर्डर्स की डेट 1842 होना चाहिए। चलिए देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा दोस्तों, अगर थोड़ा मिसप्रिंट हो तो जरूर आप ठीक कर दीजिएगा। 1850 द प्रिल्यूड, ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। ये टाइटल पूछा गया है दोस्तों, सब टाइटल इसको जरूर याद रखिएगा। फिर है मेमोर्स डिक्टेटेड बाय हिमसेल्फ, और द रेक्ल्यूस 1888। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सारे वर्क। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। आपने यदि वीडियो को देखा और जो भी फैक्ट्स हैं दोस्तों, इस वाले फैक्ट को जरा आप देख लीजिएगा। ऊपर मुझे 1842 याद आ रहा है इसका, बॉर्डर्स का 1842, तो इसको जरूर आप करेक्ट कर लीजिएगा। आपने वीडियो देखा, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार तैयारी करते रहिएगा। हम डिटेल में अब जो अगली सीरीज होगी दोस्तों, उसमें मैं आपको जो भी क्वेश्चंस टीजीटी में पूछे गए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। तो आपने जो समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कीप स्टडी हार्ड बिकॉज द एग्जाम इज गोइंग टू बी वेरी 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 टफ। थैंक यू।